नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। जीके का सेट नंबर 3 है ये, और इसमें से जरूर से जरूर फंसेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये। स्पेशली यूपी पीटी आपका हो गया, यूपी लेखपाल और यूपीएसआई पुलिस जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है या फिर उल्लेख प्राप्त होता है? कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक के नाम जो है, अशोक का जो नाम है सम्राट अशोक का, वो जो है उसका उल्लेख प्राप्त होता है या फिर मिलता है? ठीक है, मास्की तथा गुर्जरा, नेट्टूर या फिर उड़ेगोलम या फिर इन सभी में? तो सभी लोग बताएंगे। जिन लोगों को याद होगा, 30 क्वेश्चन में यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के ही आंसर को देखिए। तो दोस्तों इन सभी में बात करें तो इन सभी में, चाहे मास्की हो गया, चाहे गुर्जरा हो गया, चाहे नेट्टूर हो गया या उड़ेगोलम हो गया, इन सभी अभिलेखों में दोस्तों जो है स्पष्ट रूप से जो है अशोक के नाम का जो है उल्लेख है। और यहाँ पर जो है रुद्रामन जो है जूनागढ़ का अभिलेख यहाँ पर भी मिलता है इनका नाम, अशोक सम्राट अशोक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था 1178 में? सभी लोग बताएंगे। पृथ्वीराज चौहान, भीम द्वितीय या फिर पृथ्वीराज तृतीय, या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने 1178 में जो है मोहम्मद गौरी को दोस्तों यहाँ पर पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर जो है आक्रमण किया, परंतु गुजरात पर यह आक्रमण किया था, परंतु भीम द्वितीय ने अपनी योग्यता और साहसी माता नायिका देवी, इनकी माता का नाम है, के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी के द्वारा निम्न में से किसने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार की? किसने दोस्तों जो है अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार की? बेसिन की संधि 1802, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। तो देखिए सॉरी, पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय ने जो है अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार की थी, क्योंकि उसने अंग्रेजों से सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत यह संधि की। ठीक है, याद रखेंगे बेसिन की संधि। इसके तहत अंग्रेजों की सेना को पुणे में रखना स्वीकार किया था। तो बाजीराव द्वितीय याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया? प्रशासनिक सुधार, ये भी याद रखेंगे। साइमन कमीशन का मतलब इसका कारण क्या था या फिर किस चीज के लिए था? ठीक है, प्रशासनिक सुधार के लिए था। ठीक है, इस पर विचार के लिए दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया वो आपको बताना है। 1931, 28, 27, 30, सभी लोग बताएंगे। देखिए साइमन कमीशन जो है 1928 में दोस्तों जो है भारत आया था। साइमन कमीशन को जो है व्हाइट कमीशन या फिर श्वेत आयोग भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, व्हाइट कमीशन भी कहते हैं इसको, साइमन कमीशन को। 1928, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमीशन में सभी 7 सदस्य जो है ब्रिटिश थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तभी तो बोला गया था साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, तो इस कमीशन का विरोध प्रमुख, जो विरोध करने का जो कारण था वो प्रमुख यही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की? मनसबदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। फेमस क्वेश्चन ये है, मनसबदारी प्रथा या फिर प्रणाली जो है किसने आरंभ की, शुरू की? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी? तो देखिए अकबर ने ये शुरू किया था मनसबदारी, और जानते हैं कि अकबर ने जो है जागीरदारी प्रथा के स्थान पर, जो जागीरदारी प्रथा थी उसके स्थान पर जो है मनसबदारी प्रथा शुरू की। ठीक है, मनसबदारी सेना को संगठित करने की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और मनसब यानी पद, मनसबदारी यानी पद यहाँ पर है। ठीक है, मनसब जो होता है पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। ठीक है,
तो यहाँ पर अकबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई? समांतर सरकार की स्थापना हुई है भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इलाहाबाद में, बलिया में, लखनऊ में, फैजाबाद में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बलिया में। बी राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? चंपारण जो सत्याग्रह है, पिछले ही वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, 1917 में यह है और किस राज्य में आपको बताना है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। चंपारण जो दोस्तों एक जगह का नाम है, बिहार राज्य में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार राज्य का दोस्तों चंपारण जिला है, उसी का है। इसका जो नेतृत्व था यानी कि चंपारण सत्याग्रह का, वो महात्मा गांधी ने किया था और यह जो है भारत में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया पहला सत्याग्रह था। याद रखेंगे, पहला सत्याग्रह था। यह आंदोलन जो है वहाँ प्रचलित जो है यहाँ पर पद्धति का नाम है तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध था। ठीक है, याद रखेंगे, तीन कठिया जो पद्धति था इसके विरुद्ध था। इस पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर जो है अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो नील की खेती को लेकर ये सब हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को कौन सा आंदोलन कहते हैं? मतलब ये अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भारतीय क्या कहते हैं, शपथ लिए थे कि हम भारतीय निर्मित जो भी भारत में निर्मित चीज़ें हैं, विशेष रूप से जो कपड़े हैं, उनका हम प्रयोग करेंगे। यह आंदोलन को क्या कहते हैं? भारत छोड़ो, विदेशी, स्वदेशी, होम रूल। सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, स्वदेशी आंदोलन आप सभी लोग जानते हैं। सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई ये शपथ थी कि वे सिर्फ जो है भारत निर्मित है, विशेष रूप से जो कपड़े हैं वो दोस्तों भारत के ही, यानी कि स्वदेशी आंदोलन इसको कहा जाता है। यह आंदोलन दोस्तों बंगाल का विभाजन याद रखेंगे 1905 जो है के बाद जो है प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। इस दौरान अनेक स्वदेशी संस्थाएं स्थापित की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? 1938, 39, 40, 42। सभी लोग बताएंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो शुरुआत हुआ है वो हुआ 17 अक्टूबर 1940। जी हाँ दोस्तों, 1940 को दोस्तों शुरू हुआ। और प्रथम सत्याग्रही जो विनोबा भावे, जी हाँ दोस्तों, विनोबा भावे जी जो हैं वो थे। द्वितीय जो सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे जी का नाम काफ़ी जो है रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, काफ़ी इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीफ ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ? ये आंदोलन का नाम है तहरीफ ए रेशमी रुमाल। किस आंदोलन से ये शुरू हुआ है आपको बताना है। बरेली आंदोलन, देवबंद आंदोलन, या फिर खिलाफत आंदोलन, वहाबी जो है आंदोलन। सभी लोग बताएंगे। तो देखिए जो है तहरीफ ए रेशमी रुमाल जो आंदोलन है ये है देवबंद से शुरू हुआ है। देवबंद आंदोलन जो है 1866 से 67 जो है इसी से दोस्तों ये शुरू हुआ है। और जो रेशमी रुमाल आंदोलन जो है वो आपका 1913 से 20 के मध्य हुआ। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है तुर्की, जर्मनी तथा जो अफगानिस्तान के सहयोग से भारत में जो ब्रिटिश शासन है उससे जो है भारत को मुक्त कराना ये था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन गैस पृथ्वी
से दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। कौन जो है ऐसा करता है वो आपको बताना है। मीथेन, ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। कौन सी गैसें, सी यहाँ पर नहीं लिखा पाया है, तो ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से जो है दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो गैसें होते हैं वायुमंडल के ऊपरी सतह पर जमकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है। दूसरी पूछ रहा है, सर्वाधिक विश्व की लवणीय दूसरी झील, लाल सागर, मृत सागर, बाल्टिक सागर या वार्न झील तुर्की, बताएंगे। तो देखिए सर्वाधिक जो दूसरी झील है वो है मृत सागर। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। यह सागर जो है जॉर्डन में स्थित है। इसकी लवणता दोस्तों 238% है। जबकि याद रखेंगे तुर्की का जो वार्न झील है, ये वाला जो है वो जो है पहले नंबर पर है। तो दूसरा पूछा है तो मृत सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी लवणता जो है 330% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 9 डिग्री चैनल निम्न में से किसे पृथक करता है। 9 डिग्री चैनल जो है निम्न में से किसे पृथक करता है, सभी लोग बताएंगे। 9 डिग्री चैनल, देखिए ये जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है पृथक करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट है। 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को पृथक करता है, अलग करता है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो मुख्यालय व राजधानी जो है कवारत्ती जो है कवारत्ती है। मिनिकॉय द्वीप भारत का सुदूरवर्ती द्वीप है। ठीक है, भारत का सुदूरवर्ती जो है, इन दोनों को अलग जो करता है 9 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है, अलग करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। कौन से दिन जो है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर रहती है, आपको बताना है। 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 21 सितंबर या 1 जून। याद रखेंगे 3 जनवरी को दोस्तों जो है पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, जिसे दोस्तों याद रखेंगे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। जबकि याद रखेंगे एक और सबसे दूर कब रहती है, तो 4 जुलाई को दोस्तों जो है पृथ्वी सबसे दूर रहती है सूर्य के। ठीक है, अधिकतम दूरी पर रहती है, उसको क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं जब नज़दीक रहती है तो 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को दूर रहती है तो अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए नर्मदा नदी जो है ये विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच जो भ्रंश घाटी है उससे होकर गुजरती है। इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है तथा भड़ौच जो है गुजरात के निकट जो है एचुअरी का निर्माण कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखेंगे बी राइट आंसर हो जाएगा। भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है नर्मदा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1947, 49, 48 या 51। याद रखेंगे 1 जनवरी 1949 को दोस्तों 1 जनवरी 1949 को किया गया है। और इसकी स्थापना आप याद रखेंगे 1 अप्रैल जो है 1935। ठीक है, याद रखेंगे दोनों राष्ट्रीयकरण किया गया है 1 जनवरी 1949। राइट आंसर आपका 1949 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई। जनवरी 16, जनवरी 15, जनवरी 14 या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई, तो ये है 13 जनवरी 2016 शुरू हुई। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है जो अंततः कम मूल्य पर दोस्तों जो है किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करेंगे मांग वक्र कब आंतरिक नहीं होता। मांग वक्र कब आंतरिक नहीं होता, सभी लोग बताएंगे। जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है, जब केवल आय बढ़ती है, जब केवल एवजी उत्पाद की कीमतें बदलती हैं और जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है। सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है तो मांग वक्र जो दोस्तों आंतरिक नहीं होती है, तो नहीं होती यही पूछा था। तो जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है तो मांग वक्र जो है आंतरिक नहीं होती है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, से सभी क्रियाओं से होने पर दोस्तों मांग जो है वक्र आंतरित हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है। दोस्तों बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है जो फसल 1 वर्ष से अधिक के लिए उगाई जाती है, फसल जो 1 वर्ष और 6 महीने की अवधि के लिए होती है, फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है, फसल जो 1 वर्ष और 3 महीने की अवधि के लिए जो है होती है। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसको अल्पकालिक फसल कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये डायरेक्ट ये वाला कह सकते हैं, सभी ऐसे कह रहे हैं लेकिन राइट आंसर जो रहेगा उसी को आपको आंसर करना होगा। जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है, ठीक है, अल्पकालिक फसल मानी जाती है, कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सरकार ने जो है अल्पकालिक फसल उगाने वाले किसानों को 3 लाख रुपए तक का जो है 3 लाख रुपए तक का जो है लोन देने के लिए दोस्तों कानून भी निर्मित किया है, जिससे वे कृषि कार्य को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जिस बाजार संरचना में केवल कितने विक्रेता होते हैं उसे एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, मतलब कितने विक्रेता होने चाहिए, एकाधिकार उसको कहेंगे। बाजार की संरचना में केवल कितने विक्रेता होना चाहिए, 1, 2, 3 या 5। एकाधिकार कब कहेंगे, जब विक्रेता दोस्तों कितना रहेगा, एक विक्रेता रहेगा, तभी तो उसको मतलब कि उसका कंपटीशन ही नहीं रहेगा, उसी के यहाँ सब लेंगे। ठीक है, इसमें क्रेता की संख्या अधिक होती है, इस प्रकार के बाजार या फर्मों में प्रवेश असंभव होता है। मतलब ये बात कर रहे हैं कि एकाधिकार कब रहेगा, एक जब जनसंख्या ज़्यादा खरीदने वालों की रहेगी और बेचने वाला खाली एक रहेगा। कार्यवाही संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है, आपको बताना है। कार्यवाही संचालन हेतु लोकसभा का कोरम दोस्तों कुल सदस्य संख्या का कितना है, 1/6 भाग, 1/10, 2/3 या फिर 1/4, सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों देखिए लोकसभा का कोरम कुल सदस्य दोस्तों 1/10 याद रखेंगे, 1/10 भाग होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। यदि किसी अधिवेशन के लिए किसी सदन के 1/10 भाग सदस्य उपस्थित न हो तो अध्यक्ष द्वारा अधिवेशन को तब तक स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि दोस्तों 1/10 भाग सदस्यों की गणापूर्ति न हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई। दोस्तों याद रखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पर दोस्तों आपका 52, 51 या 61 या फिर आपका 64, याद रखेंगे 61, 61, 61वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, और ये सन भी याद रखिएगा 1989 द्वारा दोस्तों जो है जो संशोधन अधिनियम है 1989 द्वारा चुनाव के मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घट करके 18 वर्ष की गई कर दी गई। ठीक है, याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन है ये। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जो है का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ये जो लिया गया है किस देश से लिया गया है, सभी लोग बताएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर आयरलैंड। तो दोस्तों ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भारत में उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद याद रखेंगे, एससी को जो है यहाँ पर जो है हाई कोर्ट को उच्चतम न्यायालय यानी कि दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को गलती हो जाती है, अनुच्छेद दोस्तों याद रखेंगे, अनुच्छेद जो है 137 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। ठीक है, चलिए कहाँ से लिया हमने, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई सीमा नहीं है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्य है। अतः एक व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होने की कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद जो है 57 के अनुसार। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई सीमा भारत में नहीं है। अमेरिका में जिन लोगों को याद होगा बताएंगे कितनी बार बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करेगा, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए ये जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है संबोधित करेगा उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों ये जो है किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। कमेंट बॉक्स में देगा कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो ये राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देंगे, किसको संबोधित करेंगे, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इन्हीं ऑप्शंस में से कोई है बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं, किसके द्वारा वो वृद्धि करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव हैं। कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतस्फोट या फिर कोशिका विभाजन। दोस्तों ये करते हैं कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर डी, इसी से ये वृद्धि करते हैं जो बहुकोशिकीय जो है जीव होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। कॉफी जो पीते हैं वो कॉफी जो प्राप्त होता है मेन, और वो कहाँ से, पौधे के कौन सा भाग है ये, पत्तियों से, फूल से, बीज से, तने से, सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों ये जो है प्राप्त होता है बीज से, याद रखेंगे कॉफी जो है ये बीज से प्राप्त होता है, जिसे सुखाने के पश्चात दोस्तों भूनकर पीसकर पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। कॉफी में कैफीन जो है, कैफीन नामक उत्तेजक रसायन पाया जाता है। ठीक है, कैफीन। नेक्स्ट बात करेंगे, एक एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी एवं अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। जो एथलेटिक खेलते हैं या फिर जो एथलीटी हैं वो किससे जल्दी से और अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो आपको बताना है। प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर विटामिन से, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए ग्लूकोज आप देखते हो पीते होंगे, कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों जो है प्राप्त करते हैं। जल्दी और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का जो स्रोत है कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। इसमें 1 ग्राम से 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज आदि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे, मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण जो है ये कहाँ पर होता है, सभी लोग बताएंगे। वृक्क में, यकृत में, आंतों में, फेफड़े में। तो दोस्तों यहाँ पर मानव शरीर में जो संश्लेषण होता है वो होता है यूरिया का, कहाँ पर, यकृत में होता है। यकृत में होता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका यहां पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है, किस रोग हेतु लाभदायक है। कौन से रोग हेतु ये लाभदायक है। तपेदिक, टाइफाइड या आंत ज्वर भी कहते हैं, टिटनेस या कॉलेरा मतलब हैजा। सभी लोग बताएंगे कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है ये किस रोग हेतु लाभदायक है। तो ये है दोस्तों आपका लाभदायक कॉलेरा या फिर हैजा। डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा 30 क्वेश्चन में से आपने कितने सारे क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो थेरेपी है इसमें मुख्यतः शरीर में जल एवं लवण की पूर्ति के लिए नमक चीनी का घोल दिया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। 2 सेट और हैं उनको भी देख लीजिएगा। आगे देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।